बास की उस काल ने मुझे बुखला कर रख दिया था। मैं ये समझ ले कासिर था कि जीवा हाउस की इमारत खानी करवाने के बाद मेरी वहां तलबी का क्या जवाब था। अगर वहां बुलाए जाने का ताल्लुक तंजीम के आम अमूर से था तो मुहासलों को रुखसत करने की सिरे से जरूरत ही नहीं थी। मुझसे पहले भी जीवा हाउस में किसी गैर मामूली तब्दीली के बगैर अहम तरीन काम सर अंजाम दिए जा चुके थे, मगर उस बार अंदाज ही कुछ बदला हुआ था। मेरे दिल में जोर था क्योंकि मैं रात की स्याही से फायदा उठाकर सिकंदरली तो मकान में वारदात का इत्तेकाब कर चुका था और उस रात से मैं आगाह हो चुका था कि बास बिफोर और सिकंदर अली एक ही शख्सियत थे, 3 नाम थे। तो क्या चोरी के सिलसिले में सिकंदर अली को मेरी जात पर शुबा हो गया था? मैंने सोचा और मेरे बदन में सनसनी की लहर सराय तर गई। अगर मेरे लिए खदशा दुरुस्त था तो जीवा हाउस में मेरे लिए चूहेदान त्याग किया गया था। वहां रहने वालों को हटा दिया गया था। जागीर को भी उस सवार से दूर रहने का हुक्म दिया जा चुका था, जिसका वाज़ेह मतलब था कि उन 2 दिनों में उस इमारत में जो कुछ होता उसका कोई गवाह न होता। अगर सिकंदर अली मेरी तरफ से शकूक में मुब्तला हो ही गया था तो यकीनी तौर पर मुझे जीवा हाउस बुलाकर खामोशी से अपना तैदी पलाना चाहता था, ताकि किसी की मुदाखलत के खतरे के बगैर मुझसे तशद्दुद अमेज बाज़पुरस का आगाज कर सके और मेरे एतराज़ात की रोशनी में मेरे मुस्तकबिल का फैसला सादर कर सके, जब मेरी दानिश में फौरी सजाए मौत से हरगिज कम न होता। क्योंकि सिकंदर अली शहर के माशारती और समाजी हलकों में मकबूल तरीन शख्सियत हमारी था। वह हरगिज यह दवारा नगर था कि उसकी दूसरी शख्सियत के राज से वाकिफ होने वाला कुछ शख्स जिंदा रह सके। मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जीवा हल का रुख करता तो तशद्दुद और फिर हलाकत का रूफ फरसा खतरा जहन में मंडवा रहा था और दाजानी के सूरत में भी गुलासी की कोई राह नहीं नजर आ रही थी। सबसे पहले तो हुक्म से इनराफ करने पर भी बगावत का मुर्तकिब करा पाता, फिर मुकर्रर वक्त पर मेरी गैर हाजिरी एतराफ जुर्म के मुतरादिफ होती और मुफाहमत के महूम तरीन इंकारात भी मक्कूद होकर रह जाते। काफी सोच विचार के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे मुसल्ला होकर मुकाबले की तैयारियों के साथ मुकर्रर वक्त से जरा पहले जीवा हाउस पहुंच जाना चाहिए, ताकि अपने 2 वहां पाई जाने वाली सूरत हाल का जायजा ले सकूं। उस फैसले पर यह अंसर बहुत अहम साबित हुआ था। अगर मेरी तलबी किसी अहम तंजीमी मामले से ही मुतल्लिक थी तो जीवा हाउस न जाकर मैं खुद को बिना वजह मुश्तबा बना लेता, और अगर सिकंदर अली की नीयत में कोई फतूर आ गया था तो वहां न जाने के बावजूद मैं खुद को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनने से नहीं बचा सकता था। सारा इल्ज़ार बस उस बात पर था कि मैं किस हद तक मुदाफ़त और जवाबी कार्रवाई का अहल था। जब से मैं हीरोइन के बरामदी मामलात में मुलव्वस हुआ था, मुझे जागीर तारक और नादर से अलग रहने का हुक्म मिला हुआ था और मैंने फोन पर भी उनमें से किसी से राब्ता कायम नहीं किया था। अलबत्ता D1 के तौर पर बास की गैर हाजिरी में जागीर से रिपोर्ट लेता और हदायत जारी करता रहता था। नादर से कभी भी मैंने ज़हनी हम आहंगी महसूस नहीं की थी। उसे मुराज़म बढ़ने की वजह यह भी थी कि वो जहांगीर और तारिक का गहरा दोस्त था और उनके साथ हर काम में शरीक होता था। तारिक बेचारा मारा जा चुका था। अवले दे कि जहांगीर ही मेरा ऐसा काबिल एतमाद साथी था जिससे मैं जरा खुलकर बात कर सकता था, और अब तो तारिक की कत्ल ने एक ऐसी गैर मामूली सूरत हाल पैदा कर दी थी कि हमारा बाहिमी राब्ता शायद हदायत की अदब वर्जी न समझा जाता। मेरे फोन पर नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ से जहांगीर की बीवी सलमा की आवाज सुनाई थी। टैनी बोल रहा हूँ भाभी, क्या हाल है आपकी? मेरे जागीर को बुलाने से टैनी रस्मी तौर पर उसकी मिजाज पुरसी खटानी। हाल खराब है तनवीर भाई। वो शुरू ही से डैनी के बजाय मुझे असल नाम से पुकारती थी। आपके दोस्त आजकल हिफाजत के खबत में मुब्तला है और आप भी सिरे से गायब है, पर शायद आपकी बात उनकी समझ में आ जाती। अपने ज़हन में मौजूद खदशात की बिना पर मैं चौंक पड़ा। तारिक मारा जा चुका था। न खुद पथरा सर पर मंडलाता महसूस कर रहा था और अब जहांगीर के बारे में ऐसी ही खबर मिल रही थी। क्या हुआ? किससे हिफाजत के बारे में परेशान है जहांगीर? मुझे तो कुछ बताते ही नहीं। एक गहरी सांस लेने के बाद उसकी आवाज हो गई। कुछ गुमनाम दुश्मन पैदा हो गए हैं जिनकी वजह से घर को कला में तब्दील कर दिया है। पहले मुसल्लम मुहाफिज रखे और अब 2 मनहूस सूरत कुत्तों का भी इजाफा हो गया है। इनकी वजह से मेरा तो लान पर टहलना तक बंद हो गया है। जरा फुर्सत हो तो आप खुद यहाँ आकर तमाशा देखें। इस वक्त भी कुत्तों के रखवाले से बातें कर रही होंगे। ये तो अजीब बात बता रही नहीं आप। मैं फिक्रमंदाना लहजे में बोला, मौका मिला तो अभी आता हूँ, पहले आप जरा जहांगीर से मेरी बात करवा दे। आप होल्ड करें, मैं देखती हूँ कि वो कहाँ है। लाइल पर कुछ आ गया और मेरे जहन में शैतानी चरखा चल पड़ा। मैं सोच रहा था कि कहीं नादर भी ऐसे ही हालात से 2-4 न हो। चाहे सिकंदर अली को हम चारों से कोई खतरा लाहक हो गया था और वहां ने एक दूसरे से अलग दिल के ठिकाने दबाने पर तुन गया था। तारिक के कत्ल के हालात सामने नहीं आए थे, मगर चंद रोज कबल उसके यहाँ आते में मुकर्रम खान के पुरस्कार कत्ल से यह बात साबित हो चुकी थी कि बिफोर बजात खुद या उसका कोई आदमी तारिक के पीछे लगा हुआ था और उस हद तक बाईचार था कि उसके मकान की चारदीवारी में उसे शुबे का मौका दिए बगैर कत्ल की वारदात का इर्तिकाब करने पर कादिर था। मुमकिन था कि उस शख्स ने बिफोर के इमाम पर तारिक को उसके ख्वाबगाह में कत्ल किया हो और खुद साफ निकल गया हो। कलो, कहाँ मरे हुए तुम? रिसीवर पर जहांगीर की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं तो जहाँ हूँ सो हूँ,
तुमसे इतना भी ना हुआ कि फोन करके खैरियत ही मालूम कर ली थी। मैंने फुश्क लहजा में कहा, मैं बहुत परेशान हूँ यार। जागीर का लहजा यक लख्त धीमा और राजदाराना हो गया। हो सके तो इधर चले आओ, कुछ जरूरी बातें करनी है। तारीख का अंजाम तो तुमने आज के अखबार में पढ़ ही लिया होगा। फिर साले बास लेटो हाबे तो के थाने से बांध दिया है, इसलिए कुत्तों के पिल्लू का सहारा लिया हुआ है। मेरे मारी तेरे लहजे में तंज किया, फुरबर बात नहीं हो सकती। उधर जल्दी से उसी राजदाराना लहजे में कहा, सलमा सुनबुन लेने के चक्कर में आस पास ही मंडवा रही है, पर जल्दी से आ जाओ, मेरे पास रॉयल सल्यूट आई हुई है, मजा आ जाएगा। मैं आ रहा हूँ, लेकिन अब वे कुत्तों को जरा बांध कर रखना, फिक्र मत करो। साले 2 ही दिन में मेरे इशारों पर चलने लगे हैं। ट्रेनर बहुत जबरदस्त मिला है। जहांगीर का जवाब सुनकर मैंने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। मैंने परसों बाद जहांगीर को उस पुराने लबो लहजे में बिटकल्फी से बात करते सुना था, वरना जब से गुरु की सरबराही उसे सौंपी गई थी, वो मुझे अपना मातहत समझकर अक्सर ही अपनी बरकरी के इजहार पर तुला रहता था। ये और बात थी कि मैं बास के नुमाइंदे के तौर पर उससे डांट फटकार अपनी दी की भड़ास निकाल लेता था, मगर हमेशा मुझे ये ख्वाहिश रहती थी कि काश मैं जहांगीर को जी जता सकूं कि बज़ाहिर ग्रुप की सरबराही मिल जाने के बावजूद वो मुझे ही जवाब दे है। जहांगीर की इस बदले हुए रवैये से जाहिर हो रहा था कि बुरे हालात से वो दूचार था और अपनी मुश्किलात से निजात की तलाश के लिए मुझसे पुराने जिगरी मरासिम की तजदीद पर तुला हुआ था। मेरी जहांगीर की तवक्कुलात से ज्यादा अहम बात ये थी कि मैं खुद परेशान था और अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए मुझे किसी हमराज की जरूरत थी। ज्यादा मैं भरा हुआ पिस्तौल साथ लेकर फौरन ही उसकी तरफ रवाना होगा। मेरा इरादा था कि जहांगीर के दर सीधा चला जाऊंगा। जहांगीर का मकान के अहाते में दूर ही से चिरागा ने मेरा माथा टिनका दिया। फिर फाटक पर हेड लैंप्स की रोशनी अब पड़ते ही उसके बराबर वाले छोटे दरवाजे से एक राइफल बरदार शख्स बाहर आ रहा। मेरे हेड लैंप से गुन कर भी राइफल बरदार मुहाफिज में दूसरी काबी नजू से कार के अंदरूनी हिस्से का जायजा लिया और फिर गायब हो गया। अगले इलम में मेरी कार के लिए पार्टी खोल दिया गया। मैं कार अंदर पोस्ट रखने सा चला गया। आटे की दीवार के साथ आहिरी खंभों पर लगे हुए सारे बल्ब भी रोशन थी और उस रोशनी में सब्ज लान पर जहांगीर शायद मेरा मुंतजिर था। वो जैसे मेरी कार की तरफ सबका, उसके खड़े हुए 2 खूंखार कुत्ते भी उसके साथ आगे बढ़े। दरवाजा खोलते खोलते मैं झटक गया। बड़े बालों वाले कुत्ते अपने चौकल्ले अंदाज से बहुत खतरनाक नजर आ रहे थे। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो किसी भी लम्हे किसी पर झपट पड़ेंगे। उधर आओ, मेरी मौजूदगी में कुछ नहीं कहेंगे। जहांगीर ने ये कहते हुए मेरी समत दरवाजा खोल दिया और मैं झिझकते हुए कार से नीचे उतराया। उनमें से एक कुत्ते ने सुर्ख आंखें मुंह पर मरकूज कर खूंखार धीमी आवाज में कुराना शुरू किया। मैं दोबारा खुले हुए दरवाजे से कार में छलांग लगाने के बारे में सोच ही रहा था कि जहांगीर के डांटने पर उस कुत्ते ने हुराना बंद कर दिया। देखा तो ऐसा तनवीर भाई ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही मुझे सलमा की खलबती हुई आवाज सुनाई थी। चार लोग किसी खिड़की का पर्दा हटाए सारा मंजर देख रही थी। पता नहीं तुम्हें ताक झांक में क्या मजा मिलता है, जहांगीर ने सख्त लहजा में कहा। दुनिया जहान में इम्पैर की हिफाजत के लिए कुत्ते पाले जाते हैं। अगर मैं ले आया हूँ तो बस तुम्हें इनका वजूद इन नागवार गुजर आए। हर बात बस एक तमाशा नजर आने लगी है तुम्हें। वो शौक अंदाज में हंसते हुए वहां से चली थी। मैंने महसूस किया कि वो जहांगीर को चिढ़ाकर लुत्फ अंदोज हो रही थी। अब जो हो रहा है वो तो हो रहा है। इस औरत ने अलग दिमाग खराब किया हुआ है। उसके चले जाने पर जहांगीर सोफे पर बैठते ऊपर बढ़ा। भाभी ज़हीन औरत है, मैंने आहिस्ता से कहा। इन हरकतों का कोई मुंतकी जवाब बताए बगैर तुम उन्हें मुतमईन नहीं कर सकोगे। मैं उसे क्या बताऊं? जहांगीर चिल्ला गया। मेरी खुद अकल माऊफ होकर रह गई है। बाहर निकलते हुए भी अब वो पौ फाड़ने लगा है। फिर मेरी आंखों में झांकते हुए तेजस्वी समझ ले जब बोला, तुम खौफजदा नहीं हो तारीख के अंजाम से? लाजमी बात है, मैंने उसकी तायद की। यही मालूम नहीं कि वो अपनों का निशाना बना या दुश्मनों की जद में आ। मैं खबरी में उसकी तरह हम भी मारे जा सकते हैं। जहांगीर चौंक पड़ा। अपनों का निशाना? ये किस बिना पर कह रही हो तुम? वो कुछ लोगों की निगाहों में आ गया था। हो सकता है उसकी वजह से खतरा महसूस करते हुए इफ्जमात कदम के तौर पर उसको रास्ते से हटा दिए गए हो। मगर मेरी B4 से बात हुई है। वो गोला अगर ताये को सजा दी गई होती तो वह जरूर तस्करा करता। B4 कौन है? मैंने मासूमाना लाइल्मी का इजहार करते हुए पूछा। और जहांगीर सेट पटा गया। सब लोग इस बात से तो वाकिफ थे कि उसे किसी और से हदायत मिलती है, लेकिन बाद के दोहरे इंतजामात जहांगीर ने अपनी जात तक महदूद रखे थे। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने बेख्याली में मेरे सामने B4 का नाम क्यों लिया। अब वो फौरी तौर पर वो कलाबाजी भी नहीं कर सकता था, वरना मैं उसकी तरफ से बदसन हो जाता। पहले जिससे हदायत मिलती थी वो D1 था। जहांगीर ने थूक निगलते हुए राजदाना लहजे में कहा। B4 उससे ऊपर है। अब वो भी बराह रास्त मुझसे बात करने लगा है। लेकिन रात तुम अपनी ही जात तक महदूद रखना। यूं कहो कि आज गन ऊंची उड़ रहे हो। नमानी खेज लहजे में बोला। मुझे तो लगता है कि ये सब शामत के आसार हैं। और बेबसी से बोला, मुखबरी मुहिम चलाकर हमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। शहर में बाखबर लोग जानते हैं कि हिलून का कारोबार मैं चला रहा हूँ। B4 और D1 तो महज 2 आवाजें ही, जिनके वजह से बस मैं ही वाकिफ था। या अब तुम्हें उस राज में शरीक किया है।
ये बताओ कि लाखों का नुकसान उठाने वालों को अगर हम पर मुखबरी का शुबा हो जाए तो हम कहाँ होके? सोच तो दुरुस्त है तुम्हारी, न फिक्रमंदाना लहजा बोला, लेकिन हम कर ही कह सकती हैं। जिस दिन किसी अदालत से इनहिराफ किया हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दीवान वो या B4 वो दोनों पर्दा वशीद हैं। नाकों की आबादी में बहस आवाजों की बिना पर उनको तलाश करना नामुमकिनात में से है। पैसिफिका में जान आदि की हुई है, पर्दा माल की निकासी जोरों पर है और रोज बरोज खपत बढ़ती ही जा रही है। तुमने अच्छा ही किया कि हिफाजती इंतजाम कर लिए, मैंने मकाराना लहजे में कहा। जीवा हाउस की तरह अब यह परिंदा भी भर न मार सकेगा। और जीवा हाउस की भी सुन लो, रेतों के मुताबिक गुफ्तगू का रुख मेरी मंजिल की तरफ तब्दील हो गया। आज से 2 दिन के लिए उसे खाली करा लिया गया है। अमले को छुट्टी देकर ताले टलवा दिए गए। परसों सुबह से पहले तुम पे उतर कर रुख न करना। उसकी क्या जरूरत पेश आ गई, मैंने पूछा। अल्लाह ही जानता है, या फिर B4 को मालूम होगा। जागीर पुछते हुए ऊपर बढ़ाया। अब तो मुझे उस तसव्वुर से गोल आने लगी हैं कि मैं बरसों से कैसे आदमी के लिए काम कर रहा हूँ। इससे जरा भी वाकफियत नहीं है। कोई भी गड़बड़ हुई तो बस अपनी ही गर्दन फंदे की इज्जत में आएगी। जादीर दीवार गिर अलमारी से रॉयल सल्यूट की बोतल और उसके लवाजमात लेकर लौटा तो मैंने एक नाजुक चवाई का डाला। किनारा कशी के बारे में गौर कर रही हो आजकल? अभी ये नौबत नहीं आई। रूपी की हंसी के साथ बोला। काम धंधा सुख चौपट बढ़ा हुआ है। आवदरी का सारा इंसार इसी लायक बढ़े। अव्वल तो इतनी आसानी से गुलू खुलासी नहीं हो सकेगी, और हो भी गई तो थोड़े ही दिनों में वो सारे असासे बिक जाएंगे जो बरसों की मेहनत में जवा की है। मुझे अंदाजा लगाकर खासी तसल्ली हुई कि जागीर को तंजीम के बड़ों की तरफ से कोई खतरा नहीं था, जिसका मतलब था कि तारक के बाद हम तीनों की बारी आने के सिलसिले में मेरे खदशात सिरे से बेबुनियाद नहीं तो मुबालगा अमेज स्वरूप पे और मेरी जीवा हाउस में तलबी फिल वक्त बहुत ज्यादा संगीन मुजम्मरात की हामिल नहीं हो सकती थी। फिर वो स्काच विस्की के सरूर से लुत्फानंदोज होते हुए एतमाद की फिजा में गुफ्तगू करते रहे। मुझको से मालूम हुआ कि नादिर खान इन दिनों बहुत तेज चा रहा था। उसका बाजगार इंदे उस कदर पुरजोश थी कि तबकाती नफरत और जाती दुश्मनी की बिना पर अपने नापसंदीदा अफराद के बच्चों को भी इरवन की लत में उतला करने पर तुल रहे थे और उस मिशन में फातरख्वाह कामयाबी हासिल कर रहे थे। उन सरगर्मियों पर न जागीर को कोई एतराज था और न ही मैंने नदामत महसूस की। हम दोनों इरवन के व्यापारी थे। हमारी रोजी और खुशहाली हीरोइन की ब्रोक से वाबस्ता थी और हम हर उस हरबे के हक में थे तो हमारे माल की खपत में फरोग का बायस बन सके। अभी उससे कोई गर्द नहीं थी कि उस मुहिम की जद में आने वाले कौन लोग थे और मुआशरे के किन तबकात से वाबस्ता थे। 8 बजने में 5 मिनट पर जहांगीर मुआजत करते उठ गया। उसे जाते ही मैंने भी उठने का इरादा किया। मेरा ऑपरेटस मेरी जेब में मौजूद था और मैं पेट की खराबी के बहाने करीबी बाथरूम में बंद होकर B4 और जहांगीर की मुतवक्किल गुफ्तगू सुनना चाहता था। लेकिन अचानक ही सलमा की आवाज ने मुझे बैठ दे रहने पर मजबूर कर दिया। शायद वो आसपास ही मंडला रही थी और जहांगीर को जाते हुए देखकर मौका गनीमत समझकर मुझसे बात करनी थी अंदर आ गई थी। कुछ बताया उन्होंने आपको? सलाल अंदर दाखिल होते ही बिला किसी तमहीद के पुरबिजस्स लहजे में सवाल किया। कुछ नहीं, मैंने मायूसाना लहजे ने कहा। फिसलवा से फोन पर सुनी हुई बात दोहराते हुए बोला, कोई गुमनाम दुश्मनों वाला किस्सा है। बहुत परेशान है बेचारा। कुछ सामने हो तो कुछ कार्रवाई भी की जाए। अब अपना घर मजबूत करने के अलावा और क्या किया जा सकता है? आपको कुछ नहीं मालूम? सलमा जोशीरे लहजे में बोली। जागीर को सब मालूम है मगर वो किसी को कुछ नहीं बताती। पहले किसी के यहाँ आवाज वाले के फोन आते रहते थे। वो मुझसे भी बदतमीजी से और गुड़ाते हुए लहजे में बात करता था मगर जहांगीर उससे बात करते हुए उधर हो जाते थे। सर सर कहते हुए मुंह सूखता था। मुझे कभी उसका नाम नहीं बताया, बस ये कहकर डाल देते थे कि वो एक बड़ा अफसर है। उस वक्त तक कुछ नहीं किया जा सकता जब तक जहांगीर जुबान न खोले। ये कहते हुए मैं सोफे से उठ गया। सलमा भी 2 कदम पीछे सरकी। उसकी निगाहों में लहजा भर के लिए अजीब सी उम्मीद की चवक उभर कर मालूम हो गई थी। अब बैठी ना, आप क्यों उठ गए? वो दुपट्टा दुरुस्त करते हुए बुगलाए लहजे में बोली, जरा बाथरूम में जाऊंगा। मकफता मेज लहजे में बोला, पेट में कुछ गड़बड़ से महसूस हो रही है। ये तरक्की का एक बहाना था। असल बात ये थी कि सलमा के तेज मुशाहिदे का इल्म हो जाने के बाद मैं उस वक्त एक लम्हा के लिए भी वहां नहीं ठहरा जाता था। अगर उस वक्त अपरेजिस पर कार मौसूल होने का इशारा मिलता तो उस आवाज पर सलमा मेरे बारे में भी शुबहात मुबतला हो सकती थी। उस अपरेजिस में ये एक अच्छाई या खराबी थी कि अगर B4 या जहांगीर में से कोई एक दूसरे के लिए पैगाम नशर करता तो उस सूरत में भी मुझे इशारा मौसूल होता और बसूर बत्तीवारी फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेटर्स ऑन करके उनकी गुफ्तगू सुन सकता था। सलमा मेरे रास्ते से हटके मैंने महसूस किया कि उसके चेहरे पर मायूसी की एक लहर से तोड़ गई थी। शायद मेरा रवैया या जवाब उसकी तवक्कुह के मुताबिक नहीं था। मैं तकरीबन 10 मिनट तक बाथरूम में बंद रहा लेकिन मेरा ऑपरेटर्स बिल्कुल बेजान रहा और वह बाहर आ गया। टंग रूम में रॉयल सल्यूट की बोतल 2 खाली गिलासों समेत मौजूद थी और सलमा चाल मेरे इंतजार से उतार कर वापस जा चुकी थी। जहांगीर टबकान से निकलती मेरे जहन पर फिर ताजा मुहिम सवार हो गई थी।
जहांगीर टवकान से निकलते ही मेरे जहन पर फिर ताज़ा मुहिम सवार हो गई थी, लेकिन उस बार मैं ज्यादा परेशान नहीं था। वहां से गौर वखोज के बाद उस नतीजे पर पहुंचा था कि अगर मुझे सजश के लिए जीवा हाउस की वीरान इमारत में नहीं बुलाया गया है तो यकीनी तौर पर मुझसे तंजीम का कोई अहम रुकन मिलने वाला था, जो गैर मुतल्लिका अफराद की निगाहों में आए बगैर अपना काम करना चाहता था। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मुलाकात के लिए इतना बखेरा फैलाने की क्या जरूरत थी। मुहावजों को हटाने के साथ ही जहांगीर को भी जीवा हाउस से दूर रहने की आदायत देकर चुकन्ना किया जाता। उसकी आसान सी तरकीब ये होती थी, शहर के किसी भी महफूज इलाके में मुकर्रर शवाक के जरिए मिल बैठने के बाद दोनों फरीक किसी कोर के जरिए एक दूसरे को पहचान लेते। यूं मुलाकात भी हो जाती और किसी को कादों का खबर भी न होती कि वो कहाँ और किस लिए यकजा हुए थे। आराम से कार चलाते हुए 9:15 बजे मैं जीवा हाउस के करीब पहुंच गया। जहांगीर टवका रोशनी नहाया हुआ था, मगर जीवा हाउस की आवार तारीकी की गहरी चादर में पोशीदा थी। दिल में एक लम्हा के लिए ख्याल पैदा हुआ कि कहीं अंदर कदम रखते ही तारीकी में से कहीं कोई अनदेखी मुसीबत नाज़िल न हो जाए। लेकिन मैं हर कीमत पर बास की हदायत पर अमल करके उसके नताए का सामना करने का फैसला कर चुका था। जीवा हाउस के मजबूत आहिदी फाटक पर अलावे मामूल कुफल पड़ा हुआ था, लेकिन झूठे फाटक पर बाहर से कुंडी लगी हुई थी। मैंने बुलकी सरका कर अंदर कदम रखा तो घोर अंधेरे में जीगरों का तेज शोर गूंज रहा था। मेरे जेब से पेंसिल डायर्स निकालकर रोशनी की और किटस का वो गमजा तलाश करने में कामयाब हो गया जिसमें जीवा हाउस की चाबियां दबी हुई थी। मैंने मिट्टी को ऐद कर चाबियां हासिल की और फिर बाहर निकला। फाटक का कुफल खोलकर मैंने आंगली पट अंदर की तरफ धकेले और फिर अपनी कार अंदर पोर्च चतलीचा चला गया। बरामदे के स्विच बोर्ड पर मौजूद तमाम बटन मैंने ऑन कर दिए और बरामदे के साथ ही पोर्च में रोशन हो गया। फाटक के संगीन सतूनों पर लगे हुए बरखी कमकमे भी चल उठे थे। मैंने वापस आकर फाटक बंद किया और दोबारा अंदर की तरफ लौटते हुए अपने बस्तूल का चाय चलने लगा ताकि किसी मुश्किल वक्त में उसे बिला तरद्दुद इस्तेमाल कर सकूं। इमारत में दाखिले के दरवाजे का कुफल खोलकर अंदर की रोशनियां जलाता हुआ मैं एजाज से आगे बढ़ा तो मुझे किसी भी चीज में कोई तब्दीली नजर आई। फर्नीचर से आराइशी अशिया तक सब कुछ न्यू का तुम मौजूद था। फ्रिज चल रहा था और उसमें इलायची, बियर, किचन बोतलें और डब्बे और नोज की दीगर अशिया के साथ मौजूद थे। मैं पूरी इमारत का जायजा लेकर बरामदे में लौट आया। मैंने इसरारी तौर पर अपनी रेस्ट वॉच पर निगाह डाली और 7 मिनट का वक्फा देकर सिगरेट सुलगा ली। जुनन मुसलसल अपनी हिफाजती तदाबीर के बारे में सोच रहा था। मैंने बरामदे से मुख्तसर पलट कर अपने कार के एडिशन में से चाबी निकालकर ड्राइविंग सीट के अलावा बाकी दरवाजे मकबिल की और फिर बरामदे और पोर्च की रोशनियां भूल कर भी ताकि बाहर से कोई मेरी पोजीशन का अंदाजा न लगा सके। रोशनियां बुझाने के साथ ही मैंने अजली सिगरेट भी फर्क पर फेंक कर जूते से मसल दी। अंधेरे की बला में मैं खुद को निस्बतन पुरस्कून और पहले से ज्यादा महफूज महसूस कर रहा था और मेरी निगाहें अहीनी पार्टी की तरफ चमी हुई थी। यहाँ रोशनी के बायस से हर चीज साफ नजर आ रही थी। आते में मेरी कार के इंजन की ताश के बायस जीनलों की झाले झाए थम गई थी जो थोड़े से वक्फे के बाद दोबारा खोने लगी थी। अचानक मुझे अपने ऑपरेटर्स पर कॉल सिग्नल मौसूल हुआ और वह जूम की आड़ लेकर ऑपरेटर्स ऑन कर दिया और जाली पर लगा हुआ नन्ना सा सुर्ख बल्ब जल उठा। लेकिन आवाज बढ़ाने के बावजूद मुझे कोई पैगाम न सुनाई दिया, मगर कॉल सिग्नल की तुक तुक बदस्तूर सुनाई दे रही थी। मैं एक लहजे के लिए उलझ गया, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि शायद वो कॉल बास से राब्ते वाली फ्रिक्वेंसी पर मौसूल हो रही थी। मेरे फ्रिक्वेंसी सिलेक्टर बटन दबाया सो रोशनी मादूम हो गई और नन्ना सा सब्ज नुक्ता रोशन होते ही रिसीवर पर बास की भारी ख्वाबनाक आवाज पूछ लगी, डीलर रिसीविंग बास, ओवर। बास का पैगाम खत्म होते ही मेरे ऑपरेटर्स मुंह के करीब लाकर सरगोशियाना लहजे में कहा तो अचानक मेरे दिल की धड़कनें काफी तेज हो चुकी थी और मैं अपने वजूद में सनसनी की लहर सरायत होते महसूस कर रहा था। तुम इस वक्त कहाँ हो, ओवर। बास ने सवाल किया तो मैंने पहली बार उसकी आवाज में नशे का बोझलपन महसूस किया। मेरे बास को अपने जीवा हाउस मौजूदगी से आगाह किया तो चंद सानियों के लिए लाइन पर सिर्फ टेडियाई लहरों का थीमा दे मशहूर बाकी रह गया। सुरकरोला में एक शख्स तुम तक पहुंच रहा है, उसका कोड C1 है, तुम्हें उसकी हदायत पर अमल करना है, ओवर डाल। बहुत ही ख्वाबनाक आवाज में हदायत देने के साथ ही दूसरी तरफ राब्ता मुनक़ते कर दिया गया। मैं अंधेरे में रोशन सब्ज नुक्ते को यूं ढूंढने लगा जैसे वो किसी भी लम्हे भेड़िए की खोपड़ी में तब्दील होने वाला हो। बास के आखिरी पैगामात मुतवक्के खतरे के बारे में मेरे बेशतर शुबहात साइल कर दी थी, लेकिन मैं तशवीश का शिकार हो गया था। न जाने आने वाला किस मकसद के तहत आ रहा था। उस मुलाकात में ऐसी क्या खास मसलहत थी कि शहर के किसी महफूज इलाके के बजाय जीवा हाउस को खाली कराने के बाद उस मुलाकात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। फिर आने वाला C1 था, यह मेरे लिए अचंभे की बात थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक C1 तंजीम की किसी अहम शख्सियत का कोड होना चाहिए था। मुझे सिकंदर अली के मकान से जो 4 अहम फोन नंबर मिले थे, मेरे अंदाजे के मुताबिक C1 का नंबर भी शामिल था उनमें। लेकिन ये पहला मौका था कि रकम या माल लाने ले जाने वाले हीरावा को जिम्मेदार शख्स मुझे बराह रास्त मिलने वाला था और खुफिया तंजीमों के बारे में एक कुरिये से मैं अच्छी तरह वाकिफ था कि यह जरूरी तौर पर किसी को राजों में शरीक नहीं किया जाता।
मैंने एक मरतबा फिर बरामदे और पोर्च की रोशनी चला दी। उस बार मेरा ख्याल था कि सीवन अगर किसी बुरी नीयत से आया तो बरामदे में अंधेरा देखकर बाहर ही चौकन्ना हो जाता। लिहाजा रोसे इजलाने के बाद मैं आईनी फाटक के करीब ही लान पर टहलने लगा। मुझ पर इंतजार का एक एक लम्हा भारी गुजर रहा था। अगर मेरे आसाब पर जहांगीर के थर पर भी वही रॉयल सल्यूट का सुकून बख्श सरूर तारी न होता तो मेरे ये इस्तराब बर्दाश्त करना मुहाल हो जाता। आखिरकार फाटक के निचले हिस्से से रोशनी की चादर पुख्ता रविश के खासे हिस्से पर फैल गई। उसके साथ किसी कार का हार्न भी बजाया गया था। मैंने फुर्ती के साथ दाहिने हाथ में अपना बस्तून संभाला और कुंडी खोलकर फाटक के एक पट को जोर से दूसरे तरफ धकेला और दूसरे पट को आड़ के तौर पर अपने साथ पीछे लेता आया। चुनकुनोला का इंजन उड़ाया और तेजी से रविशी तय करके उसकी कार मिनी कार के पीछे जा रुकी। मैंने फाड़ी बंद किया और पिस्तौल जेब में डालकर रविश पर चलता हुआ बरामदे की तरफ बढ़ने लगा। पोर्च में रोशनी होने के बाद मैंने दूर ही से किया था कि कार से उतरने वाला वही मेरा देखा भाला खतरनाक सूरत वाला आदमी था। उसके दोनों हाथ खाली थे। कलू उसने दूर ही से मुझे मुखातिब किया तो उसके लहजे से बर्तरी का एहसास नुमाया था। मैं करीब पहुंचा तो खतरनाक सूरत वाले ने अपना दाहिना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। हाथ मिलाते उसने गर्मजोशी की आड़ लेकर ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश की तो मैंने भी उसकी उंगलियों पर दबाव डाला और वो क्रिस से नरम करते हुए बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मिजाज के वसीले मालूम होते हो उसने हल्के से तंजिया लहजे में कहा, चाहे तुम्हारा हाथ ज्यादा तब क्या। मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत के बरस कैका लगाकर कहा, वे आसानी के साथ अजनबियों की बर्तरी कबूल करने का आते नहीं। खतरनाक सूरत वाले ने बुरा सा मुंह बनाया जैसे नहीं बिल्कुल्फी उसी अच्छी न लगी हो। फिर खुशगले जिम बोला, क्या हम यहीं खड़े रहेंगे? कौन गौर यहाँ क्यों आए हो? मैंने बराह रास्त उसकी आंखों में घूरते हुए गंभीर लहजे में सवाल किया और खतरनाक सूरत वाले को फौरन ही अपनी गलती का एहसास होगा। अगर आते ही अपना दारू करवा देता तो शायद न उसका यूं मुजहक्का न उड़ाता। मैं सीवंद वो दांत पीसते हुए बोला, ओह मैं शर्मिंदा। मैंने फौरन मुआवजत करनी, तुम पहले ही बता देते तो बेहतर होता। आओ अंदर चलिए। मेरा दीप बेयकीनी और अंदेशों का शिकार था, लेकिन मैं जीवन पर अपनी कोई कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहता था। लिहाजा दिल पर जबर कर उसे आगे चिड़िया चढ़कर बरामदे में पहुंचा और उसके लिए दाग से दरवाजा को दिया। वो मेरे करीब से गुजर चक हुई। अंदर दाखिल हुआ तो अचानक ही मुझको एहसास हुआ कि मेरी कोई जेब हल्की हो गई है। मेरे बुकलाकर अपनी जेब में टटोलने तो पिस्तौल का था मेरे पास है। सीवन की आवाज ने मुझे चौंका दिया। ये बरा हुआ पिस्तौल क्यों साथ लाए थे? हर वक्त साथ रहता है। मैंने दरवाजा बंद करके उसके पीछे बढ़ते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि सीवन न सिर्फ हाथ की सफाई माहिर था बल्कि उसकी निगाहें भी बहुत ठीक सी। मुझे वजह से मेरी वजनी जेब सीवन की उकाबी नजरों से पोशीदा न रह सकी। उसे सोफे पर बैठते हुए मेरा पिस्तौल बेपरवाही से तपाई पर रख दिया, फिर कुमरिया टांगों पर जमा कर आगे झुकते हुए बोला, तुमसे मेरी ये दूसरी मुलाकात है, मगर मुझे खुशी है कि तुमने रस्मी शनाख्त के बगैर मुझ पर भरोसा नहीं किया। चाहे इसी मोहतात रवि की बिना पर तुम्हें आगे लाने का फैसला किया गया है। अब कराची की हद तक सारे मामला तुम्हारी जवाबदीद पर मुनहसर होंगे और तुम अपनी मर्जी के मुताबिक तंजीमें नो कर सकोगी। यह मनसब पहले शायद भी फोर्ड के पास था। मैंने सोफे पर पहलू बदलते हुए सवाल किया। विजन और देशों के बाद सीवन से मुलाकात मुझे एक नेमत मालूम हो रही थी। 4 में से एक आदमी खुद ब खुद मेरे सामने आ गया था और तंजीम की जानिब से मुझे एतमाद का अहल समझा गया था। तुम्हारा सवाल खैर जरूरी है, वो खुश्क लहजे में बोला। अब भी फोर्ड से तुम्हारा कोई राब्ता नहीं रहेगा। 15 रोज की आजमाइशी मुद्दत में तुम मुझको जवाब दोगे। मुस्तकिल इंतजाम से इसके बाद आगाह किया जाएगा। मेरा ताल्लुक तंजीम की इंतजामी और हिफाजती शोबे से है। ये कहते हुए उसने जेब से एक कागज निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसमें उन लोगों के नाम और पते हैं जिन्हें तुम अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उन्हें इसके महकूम में उनमें से किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये मुआवजा पर काम करने वाले लोग हैं। अगर इनमें से किसी को तुम बाकायदा अपनी टीम में शामिल करना चाहो तो मुझसे मशवरा जरूर कर लेना। उस कागज पर 17 अफराद के नाम और पतों के साथ उन मकामात के नाम भी टाइप किए गए थे। यहाँ उनसे आसानी से राब्ता कायम किया जा सकता था। तारीख के बाद मेरे पास सिर्फ 2 आदमी रह गए हैं। फौरी तौर पर मजीद 1-2 का बंदोबस्त भी करना होगा। मैंने कालिल पर से निराग दौड़ाते हुए कहा। इसका मुझे अंदाजा था। उसके होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट तैर गई। इस में 3 नाम खत कशीदा है। मेरे आदमियों ने मुसलसल उनकी निगरानी की है। तुम उनसे फिर फोर राब्ता कायम कर सकते हो, लेकिन ये ख्याल रहे कि तुम्हारी नई हैसियत का राज रहना बहुत जरूरी है। उसके जुबान से निगरानी का लफ्ज सुनते ही मेरे ज़हन में शुबहात सर उबारने लगी। सीवन का ताल्लुक तंजीम थी इंतजामी और हिफाजती शोबे से था। अब रिकॉर्ड और हकमाना अंदाज़े गुफ्तगू से वो जिम्मेदार आदमी मालूम हो रहा था। अगर उसके आदमी तंजीम के लिए मुतवक्के कारिंदों की तलाश में लोगों का ताक़ुब करते थे तो तार के कुछ लोगों की निगाहों में आ जाने के बाद उसकी निगरानी भी लाजमन सीवन के आदमी ने की होगी। और अगर तारक को तंजीम के लिए खतरनाक समझ लिया गया था तो शायद उसके कत्ल के जिम्मेदार भी सीवन के आदमी होंगे। उन्हें जूझ कर फरीदी सी आ गई कि इस वक्त में तार के कातिल के सामने मौजूद था। बाहर के लिए माँ की रवानगी में कुछ ताखीर हो गई है, सीवन कह रहा था, लेकिन 2 अगले हफ्ते में कैरियर्स का बंदोबस्त जरूर कर लो। लड़की होशियार होने चाहिए, उनके जरिए ज्यादा से ज्यादा 1 किलो फीटस माल भेजा जाएगा।
ताकि किसी के पकड़े जाने की सूरत में सारी रकम न डूब सके। मैं खतरनाक सूरतवारे के मर्तबे से वाकिफ होने के बावजूद मोहतात हो गया था, लिहाजा ज्यादा भूले बगैर उसकी हदायत सुनता रहा जो बेशतर तरीका कार के बारे में थी। फिर जब मुझे पता चला कि C1 कार में कुछ सामान भी मौजूद है जो मुझे अपनी तहवीन में लेना है, तो मेरे जहन से वो उलझन भी दूर हो गई जो इस मुलाकात के लिए जीवा हाउस के इंतखाब के सिलसिले में मेरे ज़हन में मौजूद थी। मामला गुफ्तगू का होता तो मुलाकात शहर में कहीं भी हो सकती थी, लेकिन ऐसी सूरत में सामान की तहवील मुमकिन न होती। इस सामान न मखसूस फ्रिक्वेंसी पर 3 मील के दायरे में काम करने वाले 6 GB ट्रांसमीटर्स, दोहरी फ्रिक्वेंसी पर काम करने वाले 3 ऑपरेटर्स, एक खुदकार कार रिकॉर्डर, छोटे सेल के जरिए काम करने वाले 12 टाइम बम्बू की पेटी, फोटो सेल और इससे मुंसलिक इफाती निज़ाम और दीगर मवासलाती आलात के अलावा एक छोटी एक्सरे मशीन भी शामिल थी। उनमें से एक्सरे मशीन और टाइम बम्बू की पेटी मैं सिकंदर अली की ख्वाबगाह में देख चुका था। औहदे में इजाफे के साथ उस बेशकीमत और तहय्युर अंगेज सामान की वसूलियाती मिली मुसरत अंगेज होने के साथ फिक्र का बायस भी बन गई। यूं तो मेरे पास ऐसी किसी जगह का बंदोबस्त नहीं था जहाँ किसी को अपनी जात पर शुबे का मौका दिए बगैर वो सामान छुपाया जा सके, मगर C1 के पास उस दुश्वारी का हल मौजूद था। वो सारा सामान जीवा हाउस के एक ऐसे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया जो शुरू से ही ज़ेर इस्तेमाल नहीं था और उसमें रसाई के लिए एक दरवाजे के अलावा कोई रास्ता नहीं था। C1 की राय थी कि उस कमरे की चाबी मैं अपनी तहवील में रखूं और जहांगीर के जरिए कमरे को ममनू इलाका करार दिलवा दूं ताकि खुद मेरे सिवा कोई वहां कदम रखने की जुर्रत न कर सके। कमरे की कुल वक्ती हिफाजत के लिए C1 मेरी मदद से उस कमरे में दरवाजे की चौखट के अंदर खांचे में फोटो सेल नस्ब करने में मसरूफ हो गया। उसकी कार में मौजूद औजारों की बेटी से यह जाहिर हो रहा था कोई जो कुछ कर रहा है उसके बारे में उसके ज़हन में पहले ही से वाज़ेह खाका मौजूद था और वो जुमला इम्कानात पर गौर करने के बाद पूरी चाड़ी के साथ वहां आया था। उसे चौखट में सुराख करके कब्जों वाली संत में एक ऐसा स्विच लगाया जो अमूमन कारों में दरवाजे खुलते ही अंदर बत्ती रोशनी होने के लिए दरवाजों के साथ लगा हुआ होता है। उस स्विच का ताल्लुक ऊपर लगे हुए अदसे के पीछे जलने वाले बल्ब से था और उसके एन नीचे फर्श में सुराख करके फोटो सेल लगाया गया जिसका ताल्लुक एक स्विच बोर्ड के जरिए खुदकार कैमरे और टेप रिकॉर्डर से था। तनसीब से फारिग वो कर C1 वायराना अंदाज में उन सब चीजों को नहायत अरगरेजी से मरबूत करने में मसरूफ हो गया और जब वो उस निज़ाम की आजमाइश के लिए तैयार हुआ तो मेरी रेस्ट वॉच 2:45 बजा रही थी। C1 ने कैमरे के व्यू फाइंडर से दरवाजे का जायजा लेते हुए ट्राईबोर्ड को सही जगह जमाया और अंदर से बल्कि रो का स्विच ऑन करके बहुत एहतियात से बाहर निकला। दरवाजा बंद होने के बाद यह अंदाजा बनाना दुश्वार नहीं बल्कि नामुमकिन था कि उसमें कोई शोबदा पोशीदा होगा। मैंने C1 की हदायत पर एहतियात से नाव गुआ कर दरवाजे पर जोर दिया। फट कोई आवाज पैदा किए बगैर अंदर की तरफ खुल गया। देर में अंदर बढ़ा जो ही मैंने चौखट आबूद करना चाही। अंदर से कैमरे के फ्लैश टन का ताकत पर छमाका हुआ और फिर एक कुंजीली आवाज सुनाई थी, हैंड्स अप, गियर उस बनमाश को यहाँ से जिंदा ना निकलने पाए। उछल कर बाहर आ गया। मेरी सांसों की रफ्तार तेज हो गई थी और तहीर ज़दा आंखें C1 की तरफ उठ गई जो मेरी बुखलाहट से महसूस होते हुए मुस्कुरा रहा था। थोड़े से वक्त के बाद अंदर से एक सरगोशी सी उभरी, बाहर निकलो, शायद वो अभी यहीं मौजूद है। कादारी से निकल गया तो फिर हाथ ना आ सकेगा। उसके फोन में बाद चंद कदमों की आवाजें उभरी जो मध्यम होने के बावजूद इतनी वाज़ेह थी कि बाहर सुनाई रही थी। ये आवाजें कैसी थी? मैंने सफसाटी आवाज में सवाल किया। C1 पहली बार ब्राक दिली के साथ हंस पड़ा। साजा सा शौकता है लेकिन किसी को मुदाखले से रोकने के लिए काफी है। उसने पुरअज़मात लहजे का किसी खुदकार लिफ्ट का दरवाजा बंद होते हुए अचानक कोई दरवाजे के दरमियान आ जाए, दरवाजा खुद ब खुद दोबारा को याद आए। इंतजाम को यहाँ मैंने टेप से मुंसलिक कर दिया है। अंदर कदम रखते ही कैमरा हमारे मुजरिम की तस्वीर ले लेगा और टेप चल पड़ेगा जिसमें वो आवाजें पहले से भरी हुई हैं। चंद फुट के बाद टेप खाली गई। पूरा चलने के बाद ही रुकेगा। तुम बस ये ख्याल रखना कि कैमरे में फिल्म मौजूद है। तस्वीर का नंबर जर्कियों पर टेप की पोजीशन देखकर पता चल जाएगा कि कमरे में घुसने की कोई नाकाम कोशिश की गई है। टेप रिवाइंड कर दोगे तो ये निजाम दोबारा उसी तरह काम करेगा। कैमरे की तस्वीर के जरिए मुदाखिलत कार ड्रिफ्ट से न बच सकेगा। मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। C1 अपने काम में बहुत ही माहिर मालूम होता था। उसे चंद घंटों की करीब मुद्दत में वो साजो सामान के लिए वो मजबूत हिफाजती निजाम नस्ब कर दिया था। मुझे अच्छे से याद था कि सिकंदर अली की ख्वाबगाह में ऐसी कोई तंसीब मेरी निगाह से नहीं गुजरी थी। वहां ना कोई कैमरा चला था और ना टेप रिकॉर्डर। मुझे खौफ महसूस होने लगा कि वहां ऐसा ही कोई मुतबादल हिफाजती निजाम न रहा हो जिसे ख्वाबगाह में मेरे दाखिले की निशानदेही कर दी हो। गनीमत था कि मैं चेहरे पर नालून का थैली नुमा नकाब मूंद गया था, वरना दूसरी सूरत में उस वक्त
जाते जाते उसने मुझको बता दिया था कि ट्रांसमीटर पर उस राब्ते के लिए C1 के बजाय सी किंग का नाम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उर्दू तंजीम के अंदरूनी राजों में शुमार होते थे और मैं जिस किसी को भी दोहरी फ्रिक्वेंसी वाला ट्रांसमीटर देता वो हमारी गुफ्तगू सुनकर उस राज से वाकिफियत रख सकता था। उसके चले जाने के बाद मैंने सामान वाले कमरे की चाबी बुच्चे से निकालकर अपनी तहवील में दे दी और मिसिस ग्लास से पिस्तौल उठाकर बत्तियां बुझाता वो इमारत से बाहर आ गया। आसिमर मैंने इमारत को पहने की तरह मतफिल करके चाबियां दोबारा किट्टस के गमले में दबा दी थी, लेकिन मैं जीवा हाउस को जहांगीर के हवाले करने के बजाय अपने ठिकाने में तब्दील करने की इम्कानात पर गौर कर रहा था। रात 9 बजे के करीब जहांगीर को जीवा हाउस में माल वसूल करना था, लेकिन उस राब्ते का वक्त 8 और 8:15 के दरमियान था। वक्त को उस तयन का ख्याल आते ही मेरा ज़हन सलमा की तरफ भटक गया। वो जिसका रवैया याद आया जो उसने पिछली रात मेरे साथ टिकटा किया था। जहांगीर की मौजूदगी में वह हमेशा मुझे तनवीर भाई कहती थी और उसका रवैया भी मुदाफ आना सा होता था, लेकिन उसकी गैर हाजिरी में वह हमेशा खुलकर निगाह जार करके बात करती थी। मुझे उसका पिछली रात का रवैया याद आया जब मैं पेट में दर्द का बहाना करके सोफे से उठा तो लहजा भर के लिए उसकी आंखों में अजीब सी चमक पैदा हुई थी। शायद उसे ख्याल हुआ हो कि मैं उसकी तरफ पेशकदमी करूंगा, लेकिन मुझे फरार पर आमादा पाकर उसके चेहरे पर मायूसी फैलती थी। वहां मसला ये था कि उन दोनों के दरमियान एतमाद का फुकदान था। जहांगीर ने अपना असल रूप सलमा और उसके घर वालों से पोशीदा रखकर उसे अपनाया था। सलमा सिर्फ उस कदर जानती थी कि जहांगीर एक औसत दर्जे की टेक्सटाइल फैक्ट्री का मालिक है और वो अपनी असल सरगर्मियों का राल बरकरार रखने की कोशिश में अपने और सलमा के दरमियान अजनबियत के एक खलीज को परवान चढ़ा रहा था। उन हालात में अगर सलमा के जहन में अपनी निस्वानी अना की तस्कीम की खातिर कोई गिरा पैदा हो रही थी तो वो इतनी कसूरवार नहीं थी। उसके कुछ रवि में जहांगीर बराबर का जिम्मेदार होता, लेकिन मैं अपनी और गजाला की दोस्ती का वो अंजाम होते नहीं देखना चाहता था। काफी सोच विचार के बाद मैंने फिलहाल हालात को अपने दहारे में बहता छोड़ देने का फैसला कर दिया था। उसके साथ ही मुनासिब वक्तान पर गजाला को अपनी जात को पुशीदा गोशों से भी आगाह करना चाहता था ताकि हमर दमन कभी कोई गलतफहमी जन्म न ले सके। वालविला ने बुलंद आहंग में 8 बजने का ऐलान किया तो मैंने अपरेटस ऑन करके उसे सुर्ख रोशनी वाली फ्रिक्वेंसी पर सेट किया और D2 पे लिए पैगाम बेशर करने लगा। जहांगीर की तरफ से फौरन ही जवाब नहीं किया, लेकिन उसकी आवाज के साथ ही पस मंजर में किसी कार के इंजन का धीमा शोर भी रिसीवर पर सुनाई दे रहा था, जिसका मतलब था कि उस वक्त वो शहर के किसी वीरान इलाके में ड्राइविंग कर रहा था। तुम्हारी कार इस वक्त यहाँ भी है, मैं उसका रुख जीवा हाउस की तरफ मोड़ लो। मैंने भारी आवाज में कहा, ठीक 9 बजे वहां माल पहुंचने वाला है, उसकी वसूली के बाद तुम फौरन वापस लौटाओगे। ओवर। शायद आपको इल्म ना हो सर। जहांगीर की आवाज से हिचकिचाहट का इजहार हो रहा था। बीफोर ने कल सुबह 9 बजे तक हर एक को जीवा हाउस से दूर रहने का हुक्म दिया हुआ है। वैसे भी आपके हुक्म की तामीर की इजाजत। ओवर। ट्रांसमीटर पर उसकी बात दरमियान से काटना नामुमकिन था। पर्दा पर उसे फिक्रा मुकम्मल भी करना नहीं था। मुझे सब मालूम है, मैं दुरुस्त लहजा में बोला। तो वही करोगे जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन जीवा हाउस में 3 नंबर कमरा अब शिजर ममदूक है। हर एक उससे दूर रहेगा। गुच्छे से उस कमरे की चाबी निकाल ली गई है। मुसदाए से नराव की सजा बहुत भयानक होगी। ओवर। ओके सर। ओवर। जहांगीर की आवाज से थकान का इजहार होने लगा था। दैनिक के बारे में पुरानी हदायत अब बरकरार नहीं रही। उसे हस्बे जरूरत राब्ता कायम किया जा सकता है, लेकिन जो काम उसे मुलव्वस किए बगैर हो सकता है उसमें डैनी को जाने की जरूरत नहीं। मैं उसे एक अहम काम में इस्तेमाल करना चाहता हूँ जिसमें खास खतरात होंगे। पालियल ज़हन देकर वो मेरे लिए मुफीद साबित होगा। न सिर्फ उसे ले डूबेगी बल्कि हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ओवर। उसके आदमी फिलहाल मेरे नादर को सौंपे हुए हैं, उनका क्या करना होगा। ओवर। अहमद यार और टाइगर को संभालना नादर के लिए दुश्वार नहीं होगा। मामलात कुछ सूबे से चल रही है तो उसी तरह चलने दो। डैनी को यह अंदाजा नहीं होना चाहिए कि उसे किसी खतरनाक मौका के लिए पाला जा रहा है। ओवर है डाल। वो कदे करते ही मफूद वफूद मुस्कुरा दिया। अपने बारे में ऐसी हदायत दागे करने का मकसद ये था कि जहांगीर को मेरे बारे में कोई शुबा ना हो सके, लेकिन मुझे अंदेशा था कि तारिक की कत्ल के बाद अपने खौफ के बायस मेरी हदायत उसे बहुत संगीन महसूस हुई होगी। वो समझ रहा होगा कि तारिक के बाद अब मेरी बारी आने वाली थी। जिस काम का आगाज मुझे करना था उसमें दाखिर मुनासिब नहीं थी। मेरे कराची का जो नंबर मौजूद था वो मैंने सिकंदरली की डायरी ही वैसे लिया था और उस नंबर से पहले एक हिंसा डाइस था, यानी मेरे हिसाब से वो नंबर C1 था होना चाहिए था। मैंने धड़कते दिल के साथ वो नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ चंद सेकंड तक घंटी बजती रही और आखिरकार रिसीवर उठा लिया गया। लेकिन रिसीवर पर निस्वारी आवाज सुनकर मेरी उम्मीदों पर पोस पड़ गई। अगर मैं को बात के बगैर सिलसिला मुनकदे कर देता तो बोलने वाली चेक में पड़ जाती। लिहाजा मैंने आवाज बदल कर नरमी से सवाल किया, शैला घर पर मौजूद है? जी रही, या कोई शैला नहीं रहती। दूसरी तरफ से क्या सिलसिला मुनकदे कर दिया था और मैंने भी एक गहरा सांस लेकर रिसीवर कैडल पर डाल दिया। अब मेरे लिए एक ही रास्ता बाकी रह गया था, इन नंबरों की तरतीब से शाया होने वाली टेलीफोन डायरेक्टरी से उस मशकूक नंबर का पता देकर मकान की निगरानी करूं, ताकि उसके बारे में शुबहात की तस्दीक या तरदीद के बाद ये फैसला कर सकूं कि दूसरे नंबरों पर सर कबाना सूदमंद साबित होगा
या महज वक्त की बर्बादी साबित होगा। मैं घर से दफ्तर के लिए रवाना हुआ तो कश्मीर रोड पर घूमते ही एक गली से सब्ज रंग की डांसन नमदार हुई और मेरे पीछे गोली। अकुम्मा आईने भी उसके अक्स को मैंने खास अहमियत नहीं दी क्योंकि मेरे उसके दरमियान 3 ताड़ियां हायल थी और सुबह के औकात में उस सड़क पर हर लम्हे खासा ट्रैफिक रवा रहता था। लेकिन मैं उस दिन घर से कुछ अहम फैसले करके निकला था, लिहाजा अपनी मंजिल का रुख करने से पहले ये यकीन करना चाहता था कि कोई मेरा ताक़ुब न कर रहा हो। चुराहे पर आकर मैंने दाहिने हाथ पर घूमने के बजाय अपनी कार सीधे रास्ते पर रखी। 2 गाड़ियां दाहिनी तरफ मुड़ गई, लेकिन स्याह कार और डांसन बदस्तूर मेरे पीछे लगी रही। शाहराह कायदीन के चौराहे से स्याह कार दाहिनी तरफ घूम गई, मगर मैंने बाएं मुंह का इंतखाब किया और शाहराह कायदीन पर डग रोड की तरफ हो लिया। सब्ज कार की रफ्तार धीमी हुई, फिर सीधी होने वाली चंद गाड़ियों को रास्ता देने के बाद वो भी उसी तरफ होली और वह ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। सिर्फ डांसन मेरी निगाह में आ चुकी थी, मगर मैं ताक़ुब करने वाले को होशियार करना नहीं चाहता था। लिहाजा मैंने अगले चौराहे से कार दोबारा बाएं तरफ अपने घर जाने वाले रास्ते पर घुमा ली, ताकि ताक़ुब करने वाला उस गलतफहमी में मुबतला रहे कि मैं रास्ते में कोई भूली हुई चीज लेने या काम निपटाने के लिए घर वापस जा रहा हूँ। चौराहे से गुजरने के बाद सब डांसन चंद लम्हों तक अकब नुमाइंदे में नजर आती रही और फिर अचानक दाहिनी समत की किसी थैली में गायब हो गई। उसके ड्राइवर भी तवक्कुं के मुताबिक अमल कर रहा था, मगर उस वक्त मैं उसे दाज देकर निकलने के बजाय सिर्फ ये देखना चाहता था कि किस कार में मेरा ताक़ुब किया जा रहा था, ताकि वक्त से ज़रूरत मैं उस पर अपनी तवज्जो मरकूज कर सकूं। घर पहुंचकर मैंने बिला किसी जरूरत चंद मिनट अपने कमरे में गुजारे ताकि ताक़ुब करने वाले के साथ ही मुलाजमीन के पुरतजस्सुस ज़हनों में मेरी खिलाफ तवक्कुं वापसी का कोई चवाज न समा सके। फिर पुरस्कून अंदाज में कश्मीर रोड के रास्ते अपनी फैक्ट्री की तरफ रवाना हो गया। सफदानसन उस बार भी ट्रैफिक के हजूम की आड़ में पीछे लगी हुई थी। मुझे आगे मोड़ घूमते देखकर जब सब्जदानसन वाले को यकीन हो गया कि मैं दफ्तर ही जा रहा था, तो वो अपनी कार तेज रफ्तारी से सीधी लेकर चला गया। दफ्तर में रोजमर्रा के मामूलात की मसरूफियात में मुश्किल 1 घंटा सर्फ हुआ और मैं फोन पर उस रोज के लिए तयशुदा 2-3 कारोबारी मुलाकातों के बारे में मुआज़त करके दफ्तर से रवाना हो गया। इस बार वही निगाहें मुस्तकिल अकम नुमा आईने पर जमी थी, लेकिन सब्जदानसन का कहीं पता नहीं था। मैं निस्बतन गैर मारूफ रास्तों से गुजरते हुए काफी देर तक शहर में ड्राइविंग करता रहा, लेकिन किसी भी ऐसी गाड़ी को नोट करने में कामयाब नहीं हो सका जिस पर ताक़ुब का शुबा किया जा सकता था। उस तरह से मुतमिद होने के बाद मैं बर्फ रफ्तारी से मलेर की तरफ रवाना हो गया, जहाँ गैराज की आड़ में मेरा एक पुराना दोस्त चोरी की गाड़ियों को ऊने पोनी खरीद कर पूरे दामों में फरोख्त करने का धंधा करता था। शादी का काम बज़ाहिर बहुत खतरनाक सारी की अपनी चालाकियों के सहारे उसने उसे एक फन में तब्दील कर दिया था। शेरशाह में जहाँ कबाड़ी गाड़ियां खोलकर पुर्जों की शक्ल में फरोख्त करते थे, वहीं हादसों में तबाह होने वाली गाड़ी अपनी आखिरी रसूमात के लिए आती थी और सादिक एतमाद के आदमियों से ऐसी गाड़ियों की किताब, रजिस्ट्रेशन प्लेटें और कार के ढांचे वगैरह पर नस्ब दूसरी शनाख्ती प्लेटें भारी दामों पर खरीद लेता था। दूसरी तरफ चोर बाजार में भी उसके गहरे रवाबत थे। वो तकरीबन उसी माड़ी की कोई चोरी की कार खरीदता और वर्कशॉप की अकवी शेड में कार की नंबर प्लेटें उतार कर रंग तब्दील किया जाता और शेरशाह से खरीदी हुई नंबर प्लेटों के सहारे बाकी काम इत्मीनान से पूरा किया जाता। चेसिस की नंबर प्लेट महारत से बदल दी जाती। अगर इंजन पर भी नंबर प्लेट होती तो बड़ी आसानी से असल की जगह दूसरी लगा दी जाती। पर्दा ब्लॉक के साथ ढला हुआ नंबर ग्राइडर से उड़ाकर शेरशाह से खरीदी हुई किताब के मुताबिक दूसरा नंबर डाला जाता और इंजन को आला किस्म के स्प्रे पेंट का उसल देने के बाद कार डंकी की चोट पर बाजार के दामों फरोख्त के लिए तैयार हो जाती। सादक चूंकि बुनियादी तौर पर जायम की दुनिया का आदमी था, लिहाजा दूसरों के काम भी आता था। चोरी की कारों की नंबर प्लेटें वो बड़ी हिफाजत से संभाल कर रखता था और फिर किसी जरूरतमंद को 2-4 आधार में बेच देता था। शहर में कई वारदातें ऐसी हुई, कई शाहिदों ने पुलिस को मुजरमों की कार के नंबर बताए जो तफ्तीश के बाद किसी मजरूका कार के साबित हुए, लेकिन मुजरमों के कार के रंग और मॉडल से लेकर साथ तक जो भी क्वाइफ चशमदीद गवाहों से मिले वो मसरूका कार से बिल्कुल मुख्तलिफ थे और मैं भी अपनी मुहिम में यही तरकीब आजमाना चाहता था। मुझे देखकर सादिक बहुत तबाक से मिला। उससे मेरी दोस्ती नई नहीं थी। वो मेरा पुराना लाहौरी यार था और दूसरे हम पेशा लोगों के मुकाबले में ज्यादा ही लिहाज करता था। उसे दुख था तो बस इस बात का कि मैंने प्लास्टिक तख्ती लगाने के बाद वेल्थ किस्म के धंधों से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। उसे ये नहीं मालूम था कि जैसे एक बार हराम की आमदनी का चस्का लग जाए वो मरते दम तक बरकरार रहता है। ना ही मैंने कभी उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की, क्योंकि नेक नामी थी नकाब ओढ़कर कानून शिकने में लुत्फ कुछ और था। किसी मजूबा कार के नंबर प्लेटों के बारे में मेरा इस्तफसार सुनकर वो चौंका था। खैर तो है राजा जी, क्या इरादे हैं? वो लाड में हमेशा मुझे राजा जी ये कहा करता था, लेकिन उस वक्त सादिक की जुबान से वो अल्फाज सुनकर बेइफ्तार मेरे जहन में राजा सिकंदर अली का मतीन और वजीह चेहरा उभर आया। जरा टेढ़ा मामला है, मेरे राजा लहजा में उसे बताया। यूं समझ लो कि बढ़कर वार न किया तो खुद मारा जाऊंगा।
इस हद तक उसे एतमाद व लेना जरूरी था, क्योंकि किसी वारदात के हवाले से मसलूका कार के नंबर मंजरियाम पर आते तो वो मामला की तह तक पहुंच जाता और फिर मेरी तरफ से उसके दिल में ऐसा मैल आता कि मेरे लिए उसकी तलाफी दुश्वार हो जाती। वो आंखें घूर कर सोच में बढ़ गया। फिर चंद सानियों की खामोशी के बाद वो बोला, पेशावर की फोर्ड फाल्कन की नंबर प्लेटें की 2 साल पुराना किस्सा है। वो प्लेटें शायद मैंने तुम्हारे लिए रखी हुई थी, चलेंगी? निकाल दो जल्दी से, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो बैठो, मैं अभी 15 मिनट में लाता हूँ। वो बाई आंख दबा कर बोला, ऐसे गबले की चीजें मैं यहाँ नहीं रखता, जरा भी 19-20 हो गई तो पूरा शहर भी चोरी का हिसाब देना पड़ जाएगा। फाइकन मिलने के बाद पेट्रोल की टंकी भरवाने के बाद मैंने डैशबोर्ड के हिस्से में माइलोमीटर से मुंसलिक के चेन अलग कर दी, ताकि मीटर से यह पता न चल सके कि मेरी तहवील में इस कार ने कितनी मुसाफत तय की है। उस इब्तदाई तैयारी के बाद मैंने एक 5 स्टार होटल में दिल खोई तरह अपने मैदे की दुआज़ी की और 3 बजे से जरा बहरे सुस्त रवि के साथ शहर से ठगठा के लिए रवाना हो गया। एडलैम्प की तेज रोशनी में सिकंदर फार्म का बोर्ड नुमाया चमक रहा था। नेशनल हाईवे पर सफर करते हुए मैंने अपनी मुहिम की तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। किराए की कार की असली नंबर प्लेटें मेरी सीट के नीचे पड़ी हुई थी और कार पर पेशावर की मसरूका फोर्ड फाल्कन के नंबर जगमगा रहे थे। मैं सिर्फ बड़ी हुई सूती टोपी मूंदी हुई थी, आंखों पर बड़े फरेब वाली तारीफ शीशों की ऐरत जमी हुई थी और नथनों में मुड़े हुए तारों के जरिए घनी मोचे फंसी हुई थी, जिनका लम्स मुझे अपनी ऊपरी होठ पर गिरा गुजर रहा था। इफ्जमा तुकत्तम के लिए उसे बर्दाश्त करना सुनी था। सर्जिकल दस्ताने मैंने पहले ही हाथों पर चढ़ा लिए थे और पस्तूर ब्रीफकेस से निकालकर अपनी जेब में मुंतकी कर चुका था। सिकंदर फार्म देर तवक्कुह के इल्म मुताबिक किसी बाकायदा हदबंदी से बड़ा एक खुला फ्रूट फार्म था, जहाँ किनारों पर कितार में लगे हुए पुराने दरख्तों से अहाते का काम लिया गया था और कच्चे रास्ते के इख्तिताम पर किसी फाटक या रुकावट से महरूम कुशादा रास्ता नजर आ रहा था, जो दरख्तों के दरमियान से होता हुआ अंदर तक चला गया था। कुरगुजार में कोई आबादी न होने की वजह से उस इलाके में फलों के बागात हर एतबार से महफूज थे, लिहाजा वहां हिफाजती अमले की भी ज्यादा जरूरत नहीं समझी गई थी। मलिकार बाग में जाने वाले रास्ते पर कुमायूं तो हेडलैम्प से गुल कर दिए, लेकिन दरख्तों की घने साए में राज करती हुई तारीकी में पार्किंग लाइट की रोशनी में सुस्त रवि से कार चलाने में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई और वह किसी भी किस्म के मुदाखलत से दुचार हुए बगैर अंदरूनी हिस्से में बनी हुई उस नीम पुख्ता कार्टेज तक पहुंच गया, जहां पर की कमकमों की रोशनी नजर आ रही थी और फिजा में किसी जनरेटर का करफ्ट शोर कोई रहा था। मैं थाल से उतरकर दरवाजा जाग कर रहा था कि बुसीदा कपड़ों में एक जवान सान आदमी इमारत की करीब ही किसी तुंज से नमूदार हुआ और मेरे करीब आकर ठहर गया। ताल की मौजूदगी के बायस वो मुझसे मरऊब नजर आ रहा था और उस चौकी पर खामोश खड़ा था कि मैं खुद ही बिला इस्तफसार उसे अपनी आमद के मकसद से आगाह करूं। सिकंदर साहब कहाँ है? दरवाजा लाग कर चाबी मैं भी जेब में डालती हूँ पुरस्कून लहजे में उससे सवाल किया। अंदर आराम कर रहे हैं सही। उसे सिद्धि लबू लहजे में उर्दू बोलने की कोशिश करते हुए खुशामदाना अंदाज में कहा, नाम बताओ तो भी अंतर खबर कर देता हूँ, तुम ठहरो, मैं खुद ही अंदर जा रहा हूँ। मैंने उसे टुटोने वाली नजरों से देखते हुए कहा तो उसके बिछड़े पर तजब्जुब के आसार उभर आए। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन अपनी बात की इब्तिदा करने के लिए उसे मुनासिब अल्फाज न मिल रहे हैं। उसने कुछ बोलने से पहले ही मैं बेपरवाना अंदाज में कार्टेज की तरफ बढ़ गया और वो बेचारदी के साथ वहीं खड़ा रह गया। कार्टेज की साख बिल्कुल सादा थी। मुख्तसर से बरामदे में पहुंचकर मैंने दरवाजा खोला तो खुद को एक आरास्ता नशिस्त का भी चौकट पर पाया। उसे निकलते एक पतला सा रास्ता था जिसमें 3 दरवाजे थे। नुसरादारी में पहुंचा ही था कि अल्कोहल की तेज बू मेरे नथनों से टकराई और मैं दाहिना हाथ जेब में डालकर उस बंद दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिसकी जुरियों से रोशन लकीरें फूट रही थी। दरवाजा पुरानी तंज का था। मेरे एजाज से उस पर दबाव डाला, लेकिन अंदर से शायद कुंडी लगी हुई थी। मैंने पलट कर देखा तो मैदान साफ था। बाहर मिलने वाला मुदादिम मेरे पीछे अंदर दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सका था। मेरी जेब से पिस्तौल निकाल लिया और दीवार से चिपक कर आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक डाली। जवाब में अंदर से लड़खड़ाई हुई ख्वाबनाक आवाज उभरी जिसमें उससे का अंसर गालिब था। वो गानियों के साथ दस्तक देने वाले का नाम दरियाफ्त कर रहा था। मैंने जवाब देने के बजाय भरपूर दरवाजा बजाया। फोनली अंदर खटके की आवाज पैदा हुई। फिर मेरे कानों में ताहय्युर ज़दा निस्वानी आवाज गूंजी, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है सेठ जी। बोलने वाली का लहजा बता रहा था कि वो ना मकामी थी और ना सिकंदर अली की सेक्रेटरी जिससे मैं एक रात गार्डन ईस्ट के मकान में नहायत तफसील से मुलाकात कर चुका था।
बोलने वाली का लहजा बता रहा था कि वो ना मकामी थी और ना सिकंदर अली की सेक्रेटरी, जिससे मैं एक रात गार्डन ईस्ट के मकान में नहायत तफसील से मुलाकात कर चुका था। अंदर से सिकंदर अली की गजबनाक बुराहट उभरी और मैं उछलकर खुले हुए दरवाजे के सामने आ गया। मेरे सामने एक दुबली पतली खूबसूरत सी औरत दोनों हाथों से दरवाजा खोले खड़ी थी। अपनी तरफ उठे हुए पस्तूल की मुहिब नाल देखकर उसकी आंखें खौफ से फैलती चलेगी, लेकिन उससे कबल की उसके हर एक से चीफ बरामद होती, मैंने सफाकादा लहजे में उसे खामोश रहने का हुक्म दिया और पस्तूल की नाल से उसे अंदर धक्का देकर कमरे में घुस गया। और उससे मुझे कोई खतरा नहीं था। मैं सिकंदर अली को मोहलत दिए बगैर बेबस करना चाहता था। शायद उसने मेरी आवाज सुन ली थी, मगर मैंने देख लिया कि वो सिंधी तंज की मज़ारी से उठने की कोशिश कर रहा था। पहले मैं अचानक फुर्ती के साथ औरत की गर्दन के गिर्द हाथ डालकर बाएं हाथ मजबूती से उसे धाले पर चमाया और पिस्तौल से उसकी दाहिनी कनपट्टी बचा दी। मेरी गिरफ्त में लहजा भर के लिए उसका जिस्म तड़पा, फिर उसका सारा वजन मुझ पर आ रहा। मैं फुर्ती के साथ उसे कालीन पर डाल दिया। मैं सीधा हुआ तो उसके अंदर बिस्तर से नीचे आ चुका था। हाथ ऊपर उठा दो, पर्दा भेजा उड़ा दूंगा, मैंने पिस्तौल को इज़राइली तौर पर जुम्बश देते हुए कहा और उसकी कुमार में डूबी उस सुर्ख सुर्ख आंखों में हैरत तैरने लगी। तुम कौन हो? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मेरे चेहरे पर मरकूज करके सवाल किया। और यहाँ क्या देने आए हो? अभी हैत में उस वक्त वो नहायत मजाक का फेज नजर आ रहा था, लेकिन उसके हाथ में दस्तूर पहने हुए झूल रहे थे। हाथ ऊपर उठाओ। मैं उल्टा कदम दरवाजे की तरफ सरकते हुए ज्यादा मगर धीमी आवाज में गुराया। उस वक्त मेरे असाब पर यक बैक नाकाबिले बर्दाश्त तनाव पैदा हो गया था और मैं उसे उलझने से पहले दरवाजा बंद करके किसी मुदाफियत का इनकार खत्म करना चाहता था। वैसे मुझे पूरा यकीन था कि वो आवाजें बाहर तक नहीं पहुंची होगी। सिकंदर ने आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। तुम्हारी मूछी ये तो नती मालूम होती है। संगीत कतरे को सर पर मुड़लाता देखकर उसका नशा हिरन हो चुका था। ये मूछे बाहर वालों के लिए थी। दरवाजे की कुंडी लगाकर मैं तरख लहजे में कहा, और करोगे तो मुझे अच्छी तरह पहचान लोगे बिफोर। वो चौंक पड़ा, फिर बेयकीनी के साथ साथ बुड़बुड़ाया, डैडी नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं बिफोर नहीं। बाजी उलट चुकी है सिकंदर अली साहब ने उसकी तरफ बढ़ते हुए सर्द सफगाना लहजे में बोया। बसु तुम एक आवाज बेनाम आवाज बनकर दिन रात मेरे आसाब पर सवार रहे, लेकिन अब अगर तुम्हारी आवाज ऊंची हुई या तुमने गड़बड़ की तो बेदरे गोली मार दूंगा, वरना हो सकता है कि अपने सवालों के जवाब लेकर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। तुम्हें बहकाया गया है। वो गोला तो उसकी आवाज पर कमजोरी का आवागी थी। पता नहीं तुम किस बिफोर की बात कर रहे हो। सुनो, मैंने उसकी पेशाले पर पिस्तौल की दान से टोका देते हुए कहा, चाहे तुम दाल भी मेरे लिए एक पुरस्कार आवाज ही बदे रहती, लेकिन मैंने कॉलेज के मुजाकरे में तुम्हारी लच्छेदार तकरीर सुनकर आवाज पहचान दी थी। फिर तुम्हारे मकान में मैं खुद घुसा था। तुम्हारी हसीन सेक्रेटरी को बेहोश करके तलाशी के दौरान उस कमरे में ऑपरेटर्स देखा था। तुम्हारी वफागाह की तलाशी ली थी। बाद तुम्हारी डायरी से कुछ नंबर भी नोट किए थे। ओ खुदा, वो मिलटार बोल पड़ा। उसका जरा तारीख पड़ गया था। तुम मिल तबाही के जिम्मेदार तुम ही हो। तुमने ली जिंदगी बर्बाद करवा दी। मुझे किसी काबिल न छोड़ा। अब यहाँ मुझसे क्या लेने आई हो? चंद सवालों के जवाब। मैंने उसके किस कोड़ा चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तारीख को किसने कथी करवाया? वो जिंदा रहता तो अपने साथ मुझे और तुम सबको भी ले डूबता। वो जल्दी से बोला, और मुझे तो तुम सब ये ले डूबे। वो दिगाहों में आया तो रास्ते से हटा दिया क्या, लेकिन तुमने मेरे घर घुस कर मेरा भरम तबाह कर दिया। चाहे मेरा भी वही हशर होता, लेकिन गनीमत ये हुआ कि तुम्हारी मुदाखलत को चोरी समझा क्या, लेकिन उसका नतीजा ये निकला है कि अब मैं माजून हो चुका हूँ और 2 महीने तक इस बयाबान में महफूज रहूंगा। चाह तुम्हें कोई तकलीफ नहीं, हर आसाइश मुयस्सर है। मैंने कलीन पर बेहोश पड़ी हुई औरत की तरफ इशारा करते हुए तहकीर अमेज लहजे में कहा, लेकिन उसकी जुबान से माजूली का जिक्र सुनकर मुझे अपने इख्तियारात में इजाफे का जवाब मिल गया था। उसकी माजूली के बाद मुझसे काम लेने का फैसला किया जा चुका था। बात उलझाने की जरूरत नहीं। मैंने लाजा बरतुआ कुछ के बाद कहा, मुझे 2 ढूक जवाब चाहिए। तारिक किसके हुक्म पर मारा गया? वो यूं मेरी तरफ देखता रहा जैसे मेरे चेहरे के पीछे मेरे अज़ाइम का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भराई हुई आवाज में बोला, तुम समझदार आदमी हो, मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो। मैं उसकी बेहतियाती को नजरअंदाज करता तो उसकी निगरानी करने वाले मुझसे बदजन हो जाते। हो सकता था कि ऊपर से मेरे बारे में कोई भयानक फैसला सादर कर दिया जाता। वो न मरता तो मैं मारा जाता। तुम किसको जवाब देती? मैंने सर लहजे में सवाल किया। उसके आंखों में खौफ से मिटाया और वो ससराती आवाज में बोला, तुम क्या चाहती हो? अगर ये समझती हो कि उससे टकरा कर कामयाब हो सकोगी तो ये तुम्हारी काम क्या ली है। किसी भी में एक बकरी की तरह ज़िबा कर दिए जाओगे और कोई कातिल का सुराग तक नहीं पा सकेगा। कान खोल कर सुन लो कि मैं भी अपने रास्ते का इंतखाब कर दिया है। मैंने उसे खौफजदा करने की नीयत से कहा, तुम्हारी तंजीम से अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लिहाजा मुझे समझाने के बजाय सवालात के जवाब तो वरना ज़िबा कर दिए जाओगे। मैं उससे नावाकिफ हूँ। वो थूक निगलने की कोशिश करते हुए सारी हदायत MT300 पर मिलती थी। MT300 क्या है?
मैंने सवाल किया। MT300 एक ताकतवर ट्रांसमीटर रिसीवर है जिसकी 300 मील तक रेंज है। माजून होने से कबल वो मेरी तहवील में था, उसने कहा, और मुझे वो भारी मुआसराती सामान याद आ गया जो सीवन ने जीवा हाउस में मेरी तहवील में दिया था। उस्ता हुड क्या है, सीवन की हैसियत क्या है, गुलशन इकबाल एनिजोला कौन है? मुझे इन सब सवालात के जवाब चाहिए, लिहाजा जो कुछ मानूं वे रुके बगैर दोहराते चले जाऊं क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। वो B1 कहलाता है, उसने जिट्टू कहना शुरू किया। मैं उसी को जवाब देता, लेकिन मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ। C1 उसका मातहत है, वो बड़ा राज मुझसे मिलता रहता है। वो मेरे काम करने वालों की वक्तन व वक्तन निगरानी कराता रहता था। उसी से मुझे पता चला कि मुकर्रब खान तारे के पीछे लग गया था। हालात बिगड़ जाने के बाद मेरी हदायत पर उसने मुकर्रब खान को मार डाला। फिर अकरम खान और मक्कन खान भी उसी के हाथों मार गए। लेकिन इम्कान था कि मजीद मरने वालों ने कुछ और लोगों को भी एतमाद में ले रखा होगा। इस मामले को ढूंढ देने की बजाय मैंने तारे को मरवाने का फैसला कर लिया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे सितारे गर्दिश में आ चुके हैं। मेरा बस चलता तो मैं अपने घर में चोरी की खबर अपनी जात तक महदूद होता, लेकिन नक्शी पहले ही वो खबर आगे बढ़ा चुकी थी। नक्शी कौन? मैंने उसकी बात काट कर सवाल किया। B1 के इमाम पर मैंने उसे सैतरी रखा था, वो बताने लगा। वो कायदन के रूप में मुझसे टकराई थी, लेकिन जब खुफिया पैगामात के सिलसिले में उसे एतमाद में लेने का हुक्म मिला तो खुदा खुला के ही रात दिन उसे मेरी निगरानी के लिए मेरे सर पर मुसल्लत किया गया था। मेरे माजूल होते ही वो मेरा साथ छोड़कर चली गई। अगर उसे चुबा हो जाता कि तुम सिर्फ चोर नहीं थे बल्कि मालूमात हासिल करने के लिए मेरे घर में घुसे थे और मेरी ख्वाबगाह भी तुम्हारे दस्तर से महफूज नहीं रही थी, तो उसकी रिपोर्ट पर मेरा अशर नशर वही होता जो तारिक का हुआ। और एरिज़ोला की अतला है, बज़ाहिर वो एक पेशावर औरत है, लेकिन दरअसल C1 के लिए काम करती है। कभी कभी मैं भी फोन पर उससे काम ले लेता हूँ। शहर में B4 के तौर पर मेरा सिर्फ 5 अफराद से रब्ता था, तुम, जहांगीर, C1, रक्षी और परवीन। इनमें सिर्फ रक्षी और C1 को मेरी असलियत का पता था, वरना परवीन के लिए भी मैं सिर्फ एक आवाज था। वैल्यू उसका कोड एनिज़ोला मुकर्रर था। माइतियाम दुरफ्त क्या जरिया है। उसे खौफजदा देखकर मैं हत्तुल इम्कान ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करना चाह रहा था। मुझे MT300 पर माल पहुंचने की पेशगी इत्तला मिल जाती थी। बाहर से आने वालों से C1 का कोई आदमी माल वसूल करता था और मेरी हदायत के मुताबिक C1 माल जीवा हाउस भिजवा देता था। रकम का सरबमोहर पैकेट C1 मेरे स्पुर करता था और वह एक मकामी बैंक की ब्रांच में नंबर ट्रेड अकाउंट के हवाले से एक शख्स को रकम देकर सादे कागज पर रसीद ले लेता था। P1 की तरफ से MT300 पर रकम की वसूलियाबी की इत्तला मिलने पर मैं वो रसीद तल्फ कर देता था। माई कहाँ से आता है? मैंने सवाल किया। ये मुझे आज तक मालूम नहीं हो सका। उसने बेबसी से सर को जुम्बश देते हुए कहा, सारा तरीकाकार उस कदर पेचीदा है कि अपनी जिम्मेदारियों से आगे किसी को कुछ मालूम नहीं हो सकता। अगर सारा तरीकाकार इसी कदर पेचीदा था और तुम B1 से वाकिफ नहीं थे, तो फिर तुम्हारी ख्वाबगाह में मौजूद डायरी में उसका नंबर कैसे मौजूद था? और उसकी आंखों में टिट्टू एक लफ्ज पर जोर देकर सवाल किया। नहीं, उसमें तो कोई नंबर नहीं था उसका। राजा सिकंदर ने जल्दी से तरतीब की। मुझे चढ़ने की कोशिश न करो राजा जी, मैंने तलख लहजे में कहा, वरना मैं तुम्हारे हक में उनसे कहीं ज्यादा बुरा साबित होऊंगा। मैंने तुम्हारी डायरी में चालाकी से लिखे हुए 4 फोन नंबर देखे थे। अगर वो तुम्हारे कोड सिस्टम से लाइम होता तो इन नंबरों को नजरअंदाज कर देता, लेकिन मेरे पास महफूज है वो। पूसी से 1 तक मुझे उन चारों की तफसील चाहिए। उस खौफजदा रुपये बस देख कर शायद मैं उसकी तरफ से गाफिल हो गया था, क्योंकि वो गैर मुतवक्के तौर पर अपनी जगह से यूं उछला जैसे फर्श स्प्रिंगो ने उसे मेरी तरफ फेंका हो। वो तराज का मत होने के बावजूद खासा सेहतमंद भी था, लिहाजा जो ही वो मुझसे टकराया मैं अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और पुलिस के भारी वजूद तरी कालीन पर गिरते हुए मैंने पिस्तौल दूर उछाल दिया, क्योंकि गलाइयों पर उसकी बेरहमाना गिरफ्त के नतीजे में मुझे फदशा हो गया था कि वो झटका देकर मुझसे रिवाल्वर छीन लेने में कामयाब हो जाएगा। मेरी पुष्कालीन से टिकटे इसके अंदर अलियों को राते हुए अशाना कुव्वत से मेरी पेशानी पर टक्कर रसीद करने की कोशिश की, लेकिन मैं तड़प कर उसका वार बचा गया और उसके साथ उसकी उठी हुई पुष्ट पर हुई कुव्वत से दोनों घुटनों के जर्म लगाकर उसे सिर के बल उलट दिया और मैं शाने के करीब से कलाबादी खाता वो गुजरा तो उसकी एक टांग मेरे हाथ में आ गई। मैंने कालीन जोड़कर फुर्ती से उसकी टांग मरोड़ना चाहिए, लेकिन उसने मेरे सीने पर लात रसीद करके मुझे पीछे उछाल दिया। वैसे हमला तो वो भी कालीन से उठ चुका था। मेरा ख्याल था कि मोहलत दिए बगैर मुझे दबोचने के लिए वो मेरी तरफ झपटेगा और उसका अंदाज भी कुछ ऐसा ही खूनखार था, मगर अचानक ही उसने मेरे पिस्तौल की तरफ छलांग लगा दी। लबे भर के लिए मैं भुखला गया था। मैं पूरे एतमाद के साथ उसकी कचार में दागन हुआ था और मेरा अंदाजा था कि मैं आसानी से उसे अपने इशारों पर निचा सकूंगा, लेकिन उस मरदूद ने मगाड़े से काम लेकर मेरी बाजी उलट दी थी। वैसे मुझे इस बात पर हैरत थी कि हाथापाई की नौबत आ जाने के बावजूद उसने ऊंची आवाज में अपने किसी आदमी को इधर मुतवज्जा करने की कोशिश नहीं की थी। शायद उसकी वजह नफ्सियाती थी। वो बज़ाहिर एक मुअज़्ज़िज़ और बुर्दबार आदमी था और उस अंदाज और मार धाड़ करते हुए अपने मुलाज़मीन के सामने तमाशा नहीं बनना चाहता था।
मुझे पिस्तौल पर कब्जा करने से रोकने के लिए तेजी से उसकी तरफ लपका। उसकी पेशानी पर पड़ने वाली मेरी भरपूर ठोकर ने उसे हिला कर रख दिया और वह अपनी गैर इरादी चीख और मुश्किल एक दर्दनाक गुर्राहट में दबा सका, लेकिन पिस्तौल उसकी कब्जे में चला गया था। ठोकर खाकर उसने लहूलुहान चेहरे के साथ कालीन पर बड़े बड़े पैंतरा बतला और फिर खड़े रुकर किसी जख्मी तरिंदे के तेवरों के साथ मुझ पर पिस्तौल तान दिया। शायद मुझे दोबारा कोया वो मकाम में जाए। तो बाएं हाथ से पेशानी के जख्म से बहकर आंखों में आने वाले खून को साफ करते हुए वात्यादा देजम बोला, काश मुझे पहले ही अंदाजा हो गया होता कि मैं अपनी आस्तीन में एक सांप पाल रहा हूँ। पिस्तौल के नुए नाल को सामने भागकर मेरे उस्वान खता हो गए थे, लेकिन ज़हन फिर भी काम कर रहा था। पिस्तौल फेंक दो बिफोर ट्विंगटन में कामयाब रहे। मेरे बोलते हुए अपना लहला फुसकुल रखने की कोशिश की, लेकिन अपनी आवाज का खोखला पर खुद मुझसे पोशीदा न रह सका। उस खून आलूद चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत के आसार खाने पाए, मगर फिर वो फौरन ही संभल गया। आप कोई फरियाद नहीं चल सकेगा। हाथ ऊपर उठा ड्रॉप पे। मैं देखूंगा अगर सीवन मुझसे क्या बुलवाता है। वो तशद्दुद में बेमिसाल महारत रखता है। मेरा काम सिर्फ ये देखना था कि तुम राजों की हिफाजत में किस हद तक जा सकते हो। मेरे दोनों हाथों को सीधे पर बांधू फुसकुल ले जमे का, क्योंकि वो रवाली में क्या गया था कि मुझे मारने की बजाय वो अपना कैरी बनाना चाहता था, ताकि ऊपर वालों को मेरी तरफ से आगाह करके उनकी निगाहों में सुरखोइन हासिल कर सके। इस वक्त मेरी हैसियत तंजीम की नुमाइंदगी है। अगर तुमने मेरी वजाहत के बावजूद किसी हमाकत का इत्काब किया तो जवाबदेही के खुद ही जिम्मेदार होगे। सेवन मेरी यह आवाज से पूरी तरह बाखबर है, और अगर रिपोर्ट मिलने में ताकीर हुई तो यहाँ चढ़ तोड़ेगा। तुम्हें मेरी जवाबदेही के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। कुतर्फ ने जमा बोला, तुम भूल रहे हो कि मैं बरसों तुम्हारा सरबराह रहा हूँ। मुझे खुशी होगी अगर सीवन तुम्हारी तलाश में यहाँ दौड़ा आए और तुम्हें मेरी कैद में लेके। अब पीछे हटो और दीवार की तरफ मुंह लगाकर खड़े हो जाओ। चलो चलती करो। मेरे वज़ाहिर बेपरवाह अंदाज में दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई और भिगोते कदमों यूं प्रिजाइडन लगा कि मसैरी के करीब रखी हुई लूची टेबल से मेरा फासला बतदरीज कम होने लगा। वो मेरी इस चालाकी को नाम भाप सका और फिर डिम्पल स्कॉच की जेर इस्तेमाल बोतल फिजा में देखकर उसे होश आया तो ताखीर हो चुकी थी। जुगाई देने के बावजूद पूरी शिद्दत से उसके दाहिने चाहने से बोतल टकराई और उसका पिस्तौल वाला हाथ नीचे झुल गया। तरनाक आवाज में उसके हल्क से मेरे लिए मुगलजात का तूफान उबल पड़ा और मैंने थोड़ी सी मेहनत कर पिस्तौल दोबारा हासिल कर लिया। उस बार सिकंदर अली की इस्तरारी आवाजें इतनी बुलंद थी कि मुदाखलत का खौफ सताने लगा था। जल्दी बताओ कि वो फोन नंबर किस किस के है। मेरे पिस्तौल के नाल उसकी कनपट्टी में अड़ाकर सफाकाना सरकोशी में सवाल किया। वो कहराना बेबसी के साथ मुझे घूरने लगा। उसका पस नहीं चल रहा था कि मुझे कच्चा ही चबा जाता। मैंने अंदाजा लगाया जब मेरे सवाल का जवाब उसकी वसात से बाहर था। इरविन फूशी की उस बसात पर नीचे से ऊपर तक हर एक बेबसात मोरा था, जिसे कुछ इल्म नहीं था कि किसके लिए काम कर रहा है और कब उसे पिटवा दिया जाएगा। और अगर सिकंदर अली उन नंबरों के बारे में कोई अहम बात जानता भी था तो उस वक्त उससे कुछ बुलवाना मुहाल नजर आ रहा था। मैंने उसकी गनपट्टी से पिस्तौल की नाल हटाई और अगले ही लम्हे पिस्तौल के वजनी दस्ते की ज़रब ने उसे किसी शहतीर की तरह नीचे ढेर कर दिया। मैंने पिस्तौल जेब में रखा और मेरे दोनों हाथ बेनैबी के साथ उसके नरखदे पर चमके। उस वक्त तक मेरा मुकद्दर ये आबरी कर रहा था कि बाहर से किसी ने मुदाखलत नहीं की थी, लेकिन पिस्तौल चलाने की सूरत में मामला यक बयक बिगड़ जाता। फिर मेरे हाथों पर बारीक दस्ताने चढ़े हुए थे। ताज़ा में उस वक्त तक सिकंदर अली के सीने पर चढ़कर पूरी कुव्वत से उसका गला दबाए रहा जब तक उसका बदन मेरे बोझ तले फड़क फड़क कर साक न हो गया। मैं सिंधी तर्ज की बसायरी के सराहने लगे हुए आईने में अपना अक्स देखा तो मूछें गायब थी जो वहीं कालीन पर पड़ी हुई थी। मैंने नजले से मूछें दोबारा जमाई और कभी कई बार नाकदाना जायजा लेकर बाहर निकला। उजमी तक बाहर की नाकाफी रोशनी में मेरे लिबास और खून के धब्बे नहीं देखे जा सकेंगे। काटे जब बाहर आया तो सिकंदर अली का नौजवान मुलाजिम अंदर के हंगामे से बेखबर मेरी गाड़ी के करीब एक पत्थर पर बैठा केस पर कतरी ऊंची आवाज में गाली सुनने में मगन था। मुझे देखते ही उसने गैस पर की आवाज कम कर दी और खुद बुखलाए हुए अंदाज में खड़ा हो गया। उसके महमो गुमान में भी ना रहा होगा कि यूं बेदरीव राजा फाड़ मुझे घुस आने वाला उसके मालिक का कातिल भी हो सकता है। वापसी के सफर में सादिक से खरीदी हुई जाले नंबर प्लेटें मैंने एक महफूज मकाम पर कुछ जान झाड़ियों में फेंक दी और किराए की कार की असल नंबर प्लेटें सीट के नीचे से निकालकर उनकी जगह पर लगा दी। मिचो और टोपे को जेब में मुंतकिल कर लिया था ताकि घर पहुंच कर उन्हें इत्मीनान से नजर आतिश कर सकूं। जजीम के खिलाफ मेरी बाकायदा साजिश का आवाज बहुत कामयाब रहा था। गाड़ी के नंबर के हवाले से जिंदगी भर मेरा सुराग नहीं लगाया जा सकता था और पुलिस बड़ी मूंछों की वजह से भटकती रह जाती। सिकंदर अली के नापाक खून के चींटों ने मुझे थोड़ी सी परचादी में उबजला कर दिया था, लेकिन जमीन बात यह था कि सारे रास्ते में मुझे रुकना नहीं पड़ा।